नमस्कार। आज हम याद कर रहे हैं उस महान साहित्यकार को जिनकी लेखनी ने भारतीय समाज के यथार्थ को शब्द दिए। उन्होंने भारत के समाज के पिछड़े और वंचित लोगों की पीड़ा को स्वर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। उन्होंने आम जनजीवन को अपने साहित्य से जोड़ने का भी प्रयास किया। उनकी कृतियां गबन, गोदान, ईदगाह, ये सभी हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में यथार्थ के बारे में। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर निरंजन सहाय सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके बारे में बता दूं कि आप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय श्रमिक प्रवास का सांस्कृतिक इतिहास के परियोजना के समन्वयक भी हैं। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का यथार्थ का सबसे बड़ा हस्ताक्षर क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। दरअसल प्रेमचंद के पहले तक हिंदी साहित्य काल्पनिकता, जी, जासूसी, अय्यारी इन दिशाओं में अपने विकास को संभव कर रहा था। प्रेमचंद ने यह काम किया कि राजाओं के महलों से और जासूसी कंदराओं से निकालकर हिंदी साहित्य को यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया। आपको एक बात याद दिलाते चलें, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने कहा था कि अब ऐसा समय आ गया है कि साहित्य का संबंध यथार्थ से बने। जी, कल्पना की उन्होंने विदाई की बात की और कहा कि हमारे लिए वही साहित्य काम का है जो जनता के आगे आगे मशाल की तरह चले। साहित्य को राजनीति के पीछे नहीं, राजनीति के आगे मशाल की तरह चलना चाहिए। जी, तो जाहिर सी बात है, मशाल की तरह वही साहित्य चलेगा जो यथार्थ की जमीन पर खड़ा होगा, न कि काल्पनिकता की जमीन पर। बिल्कुल सर। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान के बारे में सर कुछ प्रकाश डालें। आप दक्षिण भारत चले जाइए या फिर देश की सरहदों को लांघकर विदेश में चले जाइए जी, और कहिए कि हिंदी के कौन से रचनाकार को आप जानते हैं। ज्यादातर लोग 3 रचनाकारों का नाम लेंगे, जी, कबीरदास, तुलसीदास और प्रेमचंद। जी, इनके बिना हिंदी की कोई कहानी पूरी नहीं हो सकती है। जी, आप यह कह सकती हैं कि प्रेमचंद हिंदी के शुभंकर हैं। यानी आप यदि किसी एक रचनाकार के बल पर किसी भाषा को याद करना चाहें तो मौजूदा दौर में यह खिताब प्रेमचंद को ही दिया जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो प्रेमचंद इसलिए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कि उन्होंने हिंदी की परिधि को, यानी खड़ी बोली हिंदी की परिधि को न सिर्फ बनाया, उसे संस्कार दिए और उसे यह बताया कि यथार्थ की जमीन पर खड़ा होकर ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सर, प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय समाज का कौन सा स्वरूप सबसे प्रमुखता से सामने आता है? प्रेमचंद कई तरह से भारतीय समाज के सच को सामने लाने वाले साहित्यकार हैं। मोटे तौर पर लोग कहते हैं कि उन्होंने किसान जीवन के बारे में लिखा, लेकिन आप किसान जीवन पर आधारित उनके उपन्यास गोदान को देखिए। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि औरतों के दर्द पर, बेमेल विवाह की तकलीफों पर लिखने वाले रचनाकार के रूप में भी प्रेमचंद को याद कर सकते हैं। निर्मला जैसे उपन्यास को रचकर उन्होंने स्त्री मनोविज्ञान पर अपनी बात कही। बच्चों पर भी उन्होंने लिखा। ईदगाह कहानी आप पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि उस समाज को वे लानत मलामत भेजते हैं जहां पर एक बच्चे को हर चीज से महरूम रखा जाता है और वो बच्चा अचानक वयस्क की तरह बात करता हुआ नजर आता है। कोई बच्चा यदि वयस्क की तरह बात करे तो यह हमारे समाज की हार है। उसी तरह पशुओं पर भी उन्होंने लिखा। उनकी एक कहानी है, 2 बैलों की कथा। वो केवल बैलों की कहानी नहीं रह जाती, साम्राज्यवादी सामंतवादी से प्रतिरोध की जो व्यवस्था
प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई पड़ती है, दो बैलों की कथा के माध्यम, यानी उनकी रचनाओं का कैनवास बहुत विस्तृत है। भारतीय समाज के विविध पक्ष उसमें आते हैं, चाहे वो किसानों का दर्द हो, चाहे विधवा का दर्द हो, चाहे स्त्रियों की तकलीफें हो, चाहे प्रेम न जिसको हम गोदान में देख सकते हैं। जी हाँ, ईदगाह जैसी कि आपने चर्चा की। जी, दो बैलों की कथा है। बूढ़ी उसकी रात में जिस तरह का चित्रण है। जी हाँ, जी हाँ, बूढ़ी काकी उनकी मशहूर कहानी है। उसमें आप देखेंगे कि वृद्धों पर भी उन्होंने लिखा है। तो एक और बात हम देख सकते हैं प्रेमचंद क्या, स्त्री की आजादी को लेकर वे बहुत मुखर रहे हैं और वे बार बार उस समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं जहाँ की हाशिए पर खड़े लोगों के दुखों की चिंता दिखाई पड़ती है प्रेमचंद की रचनाओं में। प्रेमचंद की रचनाओं में गरीबी, सामाजिक विषमता, शोषण, इन सभी का चित्रण कितना प्रभावशाली है? उनका प्रतिनिधि उपन्यास है गोदान। गोदान में किसान होरी का जिक्र है। कथा के विकास को आप ध्यान से देखिए, केवल 3 इच्छा है उस किसान की, बहुत मामूली सी इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है कि उसके घर में गाय आ जाए। दूसरी इच्छा है कि उसकी जमीन को बंधक न रखना पड़े, बेचना न पड़े। जी। और तीसरी इच्छा है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। और इन तीनों सपनों से वो बेदखल कर दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है। इस बात को उन्होंने इतने मार्मिक अंदाज में कथानक में पिरोया है कि गोया लगता है कि हमारे आसपास ही ये घटना घट रही है। उसी तरह उनकी एक मशहूर कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुआं कहानी को आप पढ़िए तो उसके नायक की बस ये चिंता है, उसकी जो नायिका है, कि उसका पति बीमार है और वो एक लोटा पानी लाना चाहती है। पानी के लिए वो तड़प रहा है, उसकी प्यास इतनी गहरी है। और वो गांव में एक ही कुआं बचा है ठाकुर का, और जब वहां पर वो जाती है स्त्री और लोटे की आवाज होती है और उसके बाद जमींदार उठ जाता है, फिर वो भागती आती है और उसी नाली के गंदे पानी को उसे पिलाना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि वो एक ऐसे समाज का सच हमारे सामने ला रहे हैं जहाँ के संसाधनों पर खाए पिए अघाए लोगों का कब्जा है जी। और वे इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वे उन सुखों के हकदार हैं, लेकिन हमने जो व्यवस्था बनाई हुई है उसमें हमने यही सीखा है कि उन्हें कैसे वंचित करें, और हमारी पूरी नीतियां। तो प्रेमचंद की खूबसूरत बात यह है कि प्रेमचंद केवल स्थितियों का दारुण चित्रण नहीं करते हैं, वे हमें उकसाते हैं कि यह जो असुंदर है उससे असहमत होना सीखना चाहिए। इसी तरह से उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है, हम सभी बार बार उसका नाम लेते हैं, कफन कहानी। कफन में भी आप देखिए कि किस तरह से अब उस कहानी में जिक्र है कि जब घीसू और माधव पूड़ी खाते हैं और सब्जी खाते हैं तो लाला की बारात में 20 साल पहले भरपेट खाए गए खाने की याद आती है। प्रेमचंद समाज को बिना कहे लानत मलामत भेजते हैं कि जहां पर एक आदमी को 20 सालों बाद भरपेट भोजन मिल रहा है। और इन सब बातों का चित्रण उन्होंने इस खूबसूरत अंदाज में किया है कि जो हमारी विषमता है वो दिखाई पड़ती है और हम सिर्फ भावुक नहीं होते हैं बल्कि उसको बदलने के लिए, उस असुंदर को सुंदर बनाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में नैतिकता का कितना स्थान रहा है? देखिए, नैतिकता कोई बनी बनाई या रूढ़िबद्ध अवधारणा नहीं है। हर समाज के अपने अपने नैतिक आदर्श होते हैं जी। और नैतिकता की जो अवधारणा होती है उसमें लगातार बदलाव, परिवर्तन, विकास होता रहता है। खुद प्रेमचंद को ही देखिए, उनकी आरंभिक दौर की जो रचनाएं हैं वे आदर्शवाद से पगी हुई हैं। मध्य दौर की जो रचनाएं हैं वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की रचनाएं हैं और फिर वे यथार्थवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि एकदम आरंभिक प्रेमचंद किस तरह के हैं जी। आरंभिक प्रेमचंद को आप देखेंगी तो उस समय की जो मान्यताएं हैं उस आदर्श से पगी हुई, बड़े घर की बेटी लिख रहे हैं और एक संयुक्त परिवार में बहू के जो कर्तव्य हैं निर्धारित हैं, कैसे करना है इस पर बात कर। आप उनके अंतिम दौर 1936 का गोदान पढ़िए, उसमें गोबर और झुनिया का जो प्रेम है वह अंतरजातीय विवाह। तो अब जिस नैतिकता की वकालत प्रेमचंद कर रहे थे
वह कोई शास्त्र में सड़ी गली मान्यता नहीं है, बल्कि जरूरतों के मुताबिक मनुष्य के रूपांतरण की कहानी के आधार पर, समय के साथ हमें किस तरह से मनुष्य के रूपांतरण की यात्रा में जो नैतिक आदर्श हो सकते हैं उस पर उनका विश्वास है। तो नैतिकता का मतलब बहुत रूढ़िबद्ध हम नहीं ले सकते हैं। नैतिकता का मतलब जो भी असुंदर है उसको सुंदर बनाने के लिए जो हमारे सिद्धांत हो सकते हैं या जो हमारे विकास की दशा हो सकती है उस पर वो अपनी रचनाओं के माध्यम से विचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद अपने समय के लेखक थे, तो आज से उनका हम कैसे अंतर कर सकते हैं? उस समय जो प्रेमचंद थे और अगर आज प्रेमचंद लिखते तो क्या लिखते, कैसा लिखते, आज उनका मुद्दा क्या होता, उनके विषय क्या होते? देखिए, हिंदी साहित्य के विकास की दशा और दिशा को हम समझते हैं तो अभी हम देखेंगे कि 1990 के बाद स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और अब थर्ड जेंडर विमर्श की भी बात होने लगी है। और अब तो उससे भी आगे जाकर समलैंगिक वाली जो बात है उससे भी आगे जाकर जो हमारी परिस्थितियां उभर रही हैं उस पर बात हो रही है। आप देखेंगे ध्यान से तो इन सबों के बीच हमको प्रेमचंद के दिखाई पड़ जाते हैं। आप जब कफन जैसी कहानी पढ़ते हैं, पूस की रात कहानी पढ़ते हैं, ठाकुर का कुआं पढ़ती हैं, प्रेमचंद के साहित्य से हमारे आज के पाठकों को, हमारे आज के विद्यार्थियों को क्या सीख लेनी चाहिए या पूरे समाज को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख मिलती है? प्रेमचंद हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जी, जिनकी चौहद्दी या परिधि कह लें वो बहुत विस्तृत है। जी, उसमें पशु पक्षियों, वृद्धों, बच्चों, सभी का चित्रण है, उसमें सभी की बातें, सबकी चिंताएं मुखर हैं। उनसे यह सीखना चाहिए कि हमारे सोचने का दायरा बड़ा होना चाहिए और हमारे कहने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि उसमें यह इस बात की चिंता हो कि हम जो भी काम कर रहे हैं, गांधी कहते थे ना कि आप कुछ भी करते हो, मैं तुम्हें जीने की एक तावीज देता हूँ। गांधी ने कहा है कि जब भी तुम्हें तकलीफ कहीं दिखाई पड़े तो उस आदमी को याद कर लेना जिसे जीवन में तुमने सबसे ज्यादा दुखी देखा हो। ये हमें प्रेमचंद ने सिखाया कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें उस आदमी की चिंता होनी चाहिए जो कि हाशिए पर खड़ा है, भाषा के माध्यम से भी और हमारी सोच के माध्यम से भी। और जिस भारत का हम सपना देखते हैं, कोई भी लोकतंत्र तभी अच्छा माना जाता है जब उसके पास हर आवाज को सुनने की मोहलत हो। तो प्रेमचंद की रचनाएं हर आवाज, इन्होंने मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने की कला बहुत अच्छे से हमें सिखाया कि हर आवाज को सुनने की सौंदर्य चेतना आप में होनी चाहिए, तभी आपके होने का मतलब है। जी सर, आपसे इस विषय पर चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। हमसे चर्चा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।